लड़कियां सारी गायब। ठीक है। हाँ, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, सब लाइब्रेरी में पढ़ लेती। क्योंकि हाइड्रोकार्बन में अ, हम लोग आज तो हाइड्रोकार्बन एल्कीन और एल्काइन हो सकता है, काफी खत्म हो जाए आपका, या हो सकता है खत्म हो जाए। उसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन 3 घंटे बचेंगे, 3 घंटे में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, 3 घंटे या 2 घंटे जो भी है। अगले वीक में आपका एल्कोहल, ईथर, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म हो जाएगा। एल्कोहल, ईथर, फिनॉल और हेलोजन डेरिवेटिव। पेपर कब है? 5 को। हाइड्रोकार्बन में जहां तक पढ़ेंगे वहीं तक आएगा, मुझे नहीं पता कहां तक आएगा, मैं देख के बताता हूँ। मेरे ख्याल से 18 तक आएगा या 18 तक आएगा। आप जहां तक पढ़ेंगे वहीं तक आएगा, आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएगा। ठीक है, हमें अभी चाहिए एल्की। क्या हुआ? अगले वीक में, अगले वीक में हो सकता है हम आपकी 3 एक्स्ट्रा क्लास लें और अगले वीक में आपका कोर्स जो खत्म हो जाए। आज शाम चलिए स्टार्ट करें। हम लोग के साथ होमवर्क दिया था आपको मैंने। सो रीअरेंजमेंट इन फॉलोइंग कार्बोकेटायन। आपको मैं बता दूं, ये पता नहीं है, मतलब नुकसान बच्चों का बहुत। जो बच्चे सोच रहे हैं सेल्फ स्टडी करके तैयारी कर लेंगे, वो गलत सोच रहे हैं। जो काम आप सेल्फ स्टडी करके मतलब करेंगे नहीं कर पाएंगे। मुझे पहले से कई साल का एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता दूं। अगर आपकी तैयारी होगी तो यहीं से होगी। सेल्फ स्टडी करके, मोबाइल में लेक्चर देख करके, वीडियो देख करके वो कॉन्फिडेंस आपका नहीं आएगा, आप समय नहीं बचा पाएंगे, मुझे पक्का यकीन है। और मैं डरता हूं कहीं ऐसा ना हो कि आपके नंबर वो और नीचे न खिसक जाए, मतलब वो मतलब नंबर आपके पीछे। इसलिए कभी भी जो क्लासेस हो उस क्लासेस में आप तुरंत ही उसको रिवाइज कर लो। जैसे जो क्लास आप पढ़ते हो ना, एक बार अभी पढ़ोगे और एक बार फास्ट ट्रैक रिवीजन बहुत तेजी से देख लोगे तो आपके दिमाग में रिवाइज हो जाएगा। सेल्फ स्टडी से दिक्कत होती है, मैं आपको बता दूं। मैं पहले से बता दूं दिक्कत होती है, इससे पहले कि आप पछताएं 3 महीने बाद, 4 महीने बाद। मैं पहले से बता दूं बहुत ह्यूज मिस्टेक होता है। ये ह्यूज गलती है, क्योंकि आपने पेमेंट किया है क्लास में पढ़ने का, तो 4000 वाली पढ़ाई क्यों करते हो? तो मोबाइल में है आपके पास। ओके, कोई बात नहीं। बच्चे क्या है कि नजान मतलब अनजान बस गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं हम कर लेंगे, और समय इतना बीत जाता है कि फिर वो वापस रिकवर नहीं हो पाता। फिर उनको 1 साल वापस मेहनत करना पड़ जाता है, फिर वही गलती अगले साल करते हैं, जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ भी अच्छे से नहीं पढ़ते, फिर वो ये गलती वापस करते हैं। इस चक्कर में काफी डिले हो जाता है। चलो ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, इट्स माय एक्सपीरियंस। चित्रांग मोदिया फर्स्ट रैंक पाया था जेई में, और आईटी छोड़ के वो एमआईटी में एडमिशन से अभी फिजिक्स से पढ़ रहा है। एक एक लाइन, एक एक चीजें, हर चीज को लिखता था, और एक एक चीज, एक एक लाइन बोला जाता तो लिखता था। डाउट बार एक बार हम लोग ऐसे बैठे थे, अब जो टॉपर बैच होते थे एक इंस्टीट्यूट में, वहाँ के जो स्टार बैच होते हैं, वो स्टार बैच के बच्चे वो किसी टीचर को समझते नहीं। बंसल का जो A1 बैच होता था, A1 बैच के बच्चे मतलब वो किसी को समझते ही नहीं थे, मतलब A1 बैच मतलब आईटीएस बन गया। ऐसे ही कुछ बैचेस में स्टार बैच मतलब टॉप 100 के अंदर रैंक आ गया, टॉप 500 के अंदर रैंक आ गया, तो किसी को समझते नहीं, लेकिन वो फर्स्ट रैंकर। अब एक बार ऐसे डाउट कुछ बच्चे पूछ रहे थे, उसको डाउट पूछना था, तो वो आया। अब हम लोग कोशिश करते हैं कि जो टॉपर्स हैं उनको जल्दी फ्री कर दें ताकि वो जाकर के अपना घर पर रिवाइज करें। तो मैं बैठ के डाउट बता रहा हूँ, तब करीब 10-15 मिनट तक खड़ा था। जब मैं ऊपर देखा, मैंने कहा तो ये खड़ा, तो मैं बोलो डाउट, बोलो सर एक डाउट है, तुमको बोलना चाहिए। बोला नहीं सर वो पहले खड़े से, इसलिए मैंने कहा कि पहले वो पूछ लें फिर आप पूछेंगे। तो डिसिप्लिन, संस्कार और रेगुलरिटी होगी तभी आप चमकेंगे, नहीं तो लाइफ में दिक्कत हो जाएगी। मतलब ये एग्जांपल है, श्रेयसी मनीष कुमार साहब के मदर फादर के पास इतने पैसे हैं कि हम जैसे या किसी भी टीचर को पर्सनली वो चाहे तो पर आवर 20,000 का पेमेंट कर सकते हो पर आवर। लेकिन उन्होंने वो सुबह 6 बजे बुलाया था, तो 5 मिनट पहले वो बच्ची खड़ी रहती थी, फिर वो चौथी रैंक पाई। मैं जो एग्जांपल बताता हूं ना, वो इसलिए कि आप फॉलो करें। चले इससे पहले कि बेटा बहुत नुकसान ना हो जाए। और आप सेलेक्ट हो रहे हैं, देखो जो रैंक निकालने वाले बच्चे हैं वो तो हमेशा प्रेजेंट है, ये तो मैं देखता हूं। हम चाहते हैं जो बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं, जो थोड़ा सा नंबर कमा रहे हैं, वो भी और अच्छा करना स्टार्ट कर दें। और वो सोच रहे हैं कि शॉर्टकट तरीके से कुछ जादू हो जाएगा, नंबर आने लगेंगे, तो गड़बड़ है। यहाँ पर बात करिए, यहाँ पर ये इस कार्बन पर प्लस चार्ज है, इसके बगल में 3 मिथाइल है। मिथाइल क्या करेगा? शिफ्ट कर जाएगा, और आपने साथ इसकी शिफ्टिंग करा ली होगी, और ये वाला केटायन बना लिया होगा। इस केस में क्या बन गया होगा? ये वाला केटायन बन गया होगा। इस केस में आपने ये वाला केटायन बना दिया होगा, रिएरेंजमेंट कर दिया ना। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन, ये प्लस यहाँ पे चला जाएगा, इसमें रिएरेंजमेंट करके आपने नहीं हो जाएगा रिएरेंजमेंट, इसमें यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि अभी इसके पास अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है और रिएरेंजमेंट के बाद अल्फा हाइड्रोजन 5। यही छोटी छोटी गलतियां आपको दूर करनी। इसमें रिएरेंजमेंट नहीं होगा, लेफ्ट राइट कहीं भी जाने पर स्टेबिलिटीज की घटने वाली है, तो ये रिएरेंजमेंट शो नहीं करेगा। हाँ बेटा, इसमें एच नहीं बेटा, यहाँ पर ये कार्बन पर बैलेंस ही पूरी है, तो यहाँ पर एच नहीं है, इसलिए हम मिथाइल की शिफ्टिंग करेंगे। आता हुआ सवाल बस गलत मत करो, आप लोग सेलेक्ट हो, जल्दबाजी मत करो, कुछ जल्द सिलेक्शन, किसी कोर्स का टेंशन टीचर पे छोड़ दो, क्योंकि आपसे अधिक टेंशन को जो है टीचर को है। आप जितना वो पढ़ाए उतना तैयार करो बस, वो जितना भी पढ़ा दे वो अपडेट होना चाहिए। कोर्स वो टीचर टाइमली खत्म करेगा और अच्छे से खत्म करेगा, आपकी बैच में तो बहुत सिंसियरली खत्म करेगा। नेक्स्ट, यहाँ पर रिएरेंजमेंट नहीं होगा ना, क्योंकि ये लेफ्ट राइट कहीं भी जाएंगे तो फायदा नहीं होगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? ये प्लस चार्ज यहाँ पर जाएगा ना बेटा, ये प्लस चार्ज यहाँ पर जाएगा, फिर ये प्लस यहाँ पर आएगा, यहाँ पर फिर ये प्लस यहाँ पर जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? चेक कर लो। यहाँ पर अल्फा एच 2 है, यहाँ पर अल्फा एच मतलब राइट और लेफ्ट कार्बन पे 4 है, और यहाँ अल्फा एच 3 2 5 और एक 6 है, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ 6 है। यहाँ पर रेजोनेंस होगा, तो यहाँ में रेजोनेंस चेक कर। तो कोई पूछे इसमें टोटल 1 2 शिफ्ट कितना होगा, तो एक 1 2 शिफ्ट यहाँ होगा, दूसरा 1 2 शिफ्ट यहाँ होगा, और तीसरा 1 2 शिफ्ट यहाँ होगा, 3 1 2 शिफ्ट के बाद ये फाइनल केटायन बन जाए। ऐसे यहाँ पर कोई आपसे पूछे तो ये प्लस चार्ज सिर्फ एक बार यहाँ शिफ्ट होगा, ये इसके आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 2 है, आगे अल्फा हाइड्रोजन 3 और 2, इसके आगे अगर आप शिफ्ट करोगे यहाँ पर, तो ये अल्फा हाइड्रोजन 3 ही हो जाएगा, जो कि कम हो रहा है, अर्थात इसमें रिएरेंजमेंट नहीं होगा। बिल्कुल, ये मिथाइल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बन गया। चलिए और आगे, इसमें क्या करेंगे? ये प्लस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये शायद कर लिया होगा आप लोगों ने। इसमें क्या किया आपने? रिंग एक्सपेंशन। वैसे तो हाइड्राइड शिफ्ट भी ऑप्शन है, लेकिन हम एक्सपेंशन करेंगे, क्योंकि एक्सपेंशन करने से ज्यादा फायदा होगा। यहाँ पर भी एक्सपेंशन का तरीका जान चुके हैं आप। इसमें रिएरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि रिजल्टिंग केटायन जो होगा वो कम स्टेबल होगा।
इसमें कैसे मूव करेंगे हम लोग, इसमें पहले तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये केटायन बनेगा, फिर इसके बाद रिंग एक्सपेंशन होगा, ये केटायन बनेगा, और फिर इसमें हाइड्राइड शिफ्ट होकर ये केटायन बनेगा। यही किया आप लोगों ने। इसमें दो स्पाइरोसाइक्लिक रिंग है, तो ये रिंग ए और रिंग बी है, दो रिंग है। तो रिंग ए जिस पर प्लस है वो 6 मेंबर है, और रिंग बी जिसके बगल में प्लस है वो 5 मेंबर है। तो 6 मेंबर रिंग के कॉन्ट्रैक्शन के चांस है, इसके एक्सपेंशन के चांस है। तो एक्सपेंशन करेंगे अगर आप तो ये बन जाएगा। बना लेंगे आप लोग, मैं करके दिखाऊं या कर लेंगे आप लोग, ये बताना पड़ेगा। बता रहा हूं, आपके डाउट्स बता रहा हूं। ये अल्फा कार्बन हो गया, केटायन के अल्फा। अच्छा बताओ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हम करते कैसे, क्या करते हैं? अल्फा बीटा के बीच बॉन्ड तोड़ो और बीटा को केटायन से, तो अल्फा बीटा के बीच बॉन्ड तोड़ो और बीटा और केटायन को आपस में क्या कर दो, जोड़ो। तो अब प्लस कहां दिखाओ, अल्फा पे, तो ये ऐसा दिखेगा। ऐसे बन जाएगा। हमने ये वाला बॉन्ड यहां से तोड़ के इसको यहां जोड़ दिया और यहां पर प्लस दिखा दिया। ये किया। कितने मेंबर रिंग बताओ, दो 6 मेंबर, ए दो दो है, दो रिंग है ना, बताओ ए और बी, ये दो 6 मेंबर के रिंग है। ओके, इसमें आप बताएं क्या करें। ये प्लस कहां जाएगा, ये प्लस यहां पर आएगा, फिर ये प्लस यहां पर आएगा क्योंकि ये इथाइल यहां से यहां शिफ्ट कर जाएगा, फिर ये प्लस यहां पर चला जाएगा आगे। कितनी बार 1 2 शिफ्ट हो यहां पर बताओ, 3 बार, 1 2 3। इसमें कितनी बार 1 2 शिफ्ट ऊपर वाले में, 1 2 और 3। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन भी 1 2 शिफ्ट का एग्जांपल होता है, क्योंकि बॉन्ड जो होता है एक कार्बन से डिटैच होता है, फर्स्ट से डिटैच हुआ सेकंड पे जाके अटैच होता है। ओके, तो चलिए ये हो गया। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब बस इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट क्या होता है समाप्त। मैंने शायद डिफरेंस बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल आपको बता दिया। जब मैं SN1 SN2 रिएक्शन आपको पढ़ा रहा था तो बता दिया था कि अल्कोहल के साथ अगर लिखा होता है तो वो बेस होता है, और वाटर के साथ लिखा होता है तो हाई टेंपरेचर बेसिक को नेचर को फेवर करता है, और लो टेंपरेचर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। ये बता चुका हूं, ये हो चुका है। नेक्स्ट एलिमिनेशन रिएक्शन अब हमें पढ़ना। हमें क्या पढ़ना है, एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन, पहले एक बार थोड़ी बेसिक उसका डिफिनेशन जान लिए 2 मिनट के लिए, इसके बाद फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई रिएक्शन हो रहा हो, अच्छा SN1 SN2 पढ़ लिया ना आप लोगों ने, नहीं पढ़ा? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पढ़ा हुआ है। ओके, अब ये एलिमिनेशन रिएक्शन है हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर में। हैलोजन डेरिवेटिव में हेलो एल्केन हेलो एरीन्स का, मैं उसमें हेलो एल्केन हेलो एरीन 3 रिएक्शन शो करता है। एक तो मेटल से रिएक्शन शो करता है, एक सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2 वगैरह, और एक एलिमिनेशन करता है। तो ये हम यहीं पर पढ़ लिए। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन एल्काइल हैलाइड है, क्योंकि एल्कीन बनता है तो एल्कीन का प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर पढ़ लेंगे, तो फिर वहां पर हम स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए अब हम आगे आपको बताने वाले हैं कि अगर किसी रिएक्शन में किसी मॉलिक्यूल से 2 एटम या 2 ग्रुप डिस्प्लेस हो, 2 एटम या 2 ग्रुप डिस्प्लेस हो, और जो प्रोडक्ट बने उसकी एनर्जी हाई हो, उसका अनसैचुरेशन लेवल ज्यादा हो, परेशानी ज्यादा हो, एनर्जी ज्यादा हो, तो ऐसे रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन इन विच 2 एटम और 2 ग्रुप or an atom and a group separated from a molecule resulting product with high degree of unsaturation, high energy, is known as elimination reaction. Okay, जैसे मान लिया कुछ ऐसा हो कि यहाँ से ये X बॉन्ड लेके भाग जाए और इसी कार्बन को Y बॉन्ड छोड़ के भाग जाए, तो आप मुझे बताइए अगर ये X बॉन्ड लेके भागेगा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। ये बॉन्ड छोड़ के भागेगा, दोनों बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन छोड़ के भागेगा तो माइनस आएगा। माइनस और प्लस तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन इस बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ नजर आएगा, और इस केस में ये बनेगा कार्बन। 2 इलेक्ट्रॉन नजर आएगा, ये बन जाएगा कार्बन। या किसी तरीके से ऐसा हो कि ये X बॉन्ड लेके भाग जाए, ये कार्बन पर प्लस आ जाए, और पड़ोसी कार्बन ये बीटा कार्बन से हाइड्रोजन अपना बॉन्ड छोड़ के भाग जाए, तो बीटा कार्बन पे क्या आ जाएगा, माइनस, फिर अल्फा और बीटा के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड, ये बन जाएगा। ठीक है, अल्फा बीटा के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। या कुछ ऐसा हो जाए कि ये X इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाए और Y इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग जाए, फिर ये दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाए, तो साइकिल का फॉर्मेशन होगा। तो ये सभी रिएक्शन जो है एलिमिनेशन रिएक्शंस कहलाएंगे, क्योंकि इसमें 2 एटम या 2 ग्रुप बाहर निकल रहे हैं, और जो प्रोडक्ट बन रहा है या वो ज्यादा एनर्जी वाला बन रहा है, ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है, मतलब इसकी एनर्जी कम, इसकी एनर्जी ज्यादा, इसकी एनर्जी कम, इसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा, इसकी एनर्जी कम, और इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा। तो आप इस बात को याद रखना कि the reaction in which 2 atom or 2 groups separated from a molecule resulting product with high energy या high degree of unsaturation is known as elimination reaction. Elimination reaction में अक्सर हम एक कम एनर्जी वाले को ज्यादा एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए ये जो प्रोसेस होता है इट्स एंडोथर्मिक इन नेचर। ये नेचर में क्या होता है, इट्स एंडोथर्मिक इन नेचर, और ये तभी होता है जब हम हीट करते हैं, तो रिएक्शन अकर ऑन हीटिंग। अगर कहीं पर हीट दिया हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर एलिमिनेशन होने वाला है। ठीक है, रिएक्शन अकर ऑन हीटिंग। फिर आगे एंडोथर्मिक इन नेचर, रिएक्शन अकर ऑन हीटिंग, और अगला ये कितने टाइप्स का होता है, ये टाइप्स। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में अगर दोनों ग्रुप एक ही कार्बन से निकले, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3, अच्छा जहां पर ये दोनों अटैच है, ये अल्फा कार्बन हो गया, उसके बगल वाला बीटा हो गया, उसके आगे क्या हुआ, गामा। तो अगर दोनों कार्बन 1 से निकले या अल्फा से निकले, तो उस एलिमिनेशन रिएक्शन को बोलेंगे 1-1 एलिमिनेशन। क्या नाम देंगे उसका बताओ, 1-1 एलिमिनेशन। तो इसका टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है 1-1 एलिमिनेशन, या एक होता है अल्फा एलिमिनेशन, या एक होता है केवल 1 एलिमिनेशन, या एक को बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। 1-1 अल्फा 1 या अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और दूसरा एलिमिनेशन होता है, एक को बोलते हैं 1-2 एलिमिनेशन, या हम बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन, या सिर्फ 2 एलिमिनेशन, या इसका दूसरा नाम होता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और अगला होता है एक अगर 1 से निकाले, एक 3 से निकाले, तो क्या नाम देंगे बताओ उसका, 1-3 एलिमिनेशन। एक 1 से निकाले, एक 4 से, तो 1-4, एक 1 से निकाले, एक 5 एटम से निकले तो 1-5, एक 1 से निकले, एक 1-6 से निकले तो 1-6। इस केस में हमेशा साइकिल बनने की वजह से इसे साइक्लिक एलिमिनेशन भी कहा जाता है। तो एलिमिनेशन 3 प्रकार का हुआ, अल्फा बीटा एंड साइक्लिक। कौन सा बेटा, अल्फा बीटा और साइक्लिक। अच्छा, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा हमें इंटरमीडिएट कार्बन का फॉर्मेशन होता है, और कार्बन के पास आउटर मोशन में मात्र 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 6। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बन बनता है, ये कार्बन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, और इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी हमेशा कम और एनर्जी हाई होती है उनके। अगर किसी जगह पर ये इसके और इसके दोनों बनने के इक्वल चांस हो, मतलब ये दोनों एलिमिनेशन के बराबर इक्वल चांस हो, तो वो अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होता। इसको क्या बोलेंगे, दोनों सेम जगह से निकला तो क्या बताएंगे, अल्फा। और एक अल्फा से निकला, एक बीटा से निकला, तो एल्कीन बनेगी। और एल्कीन में ऑक्टेट तो पूरा है, एनर्जी हाई है, पर ऑक्टेट क्या है, वहां पर एनर्जी हाई है, ऑक्टेट अधूरा है, तो उसकी एनर्जी और ज्यादा हाई होगी, तो उसको फॉर्मेशन में एनर्जी ज्यादा लगेगी।
आया समझ में आपको? तो कभी अल्फा और बीटा के बीच में इक्वल चांस हो या अल्फा और बीटा के बीच कंपटीशन हो तो हमेशा बीटा एलिमिनेशन होता है, अल्फा नहीं होता। इस बात को याद रखना। अगर कहीं आपको लगे अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, तो बीटा एलिमिनेशन डोमिनेट ओवर अल्फा एलिमिनेशन। ये बात सबको समझना है कि नहीं मुझे बताओ। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है? जिस रिएक्शन में दो एटम, दो ग्रुप या एक एटम, एक ग्रुप निकले, प्रोडक्ट की एनर्जी बढ़ जाए, उसे कहेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है, हीट करने पर होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन तीन प्रकार का होता है, 1 1 1 2 एंड साइक्लिक। 1 1 को आप क्या कह सकते हैं? अल्फा अल्फा या 1 अल्फा, और 1 2 कह सकते हैं अल्फा बीटा या 1 2 या बीटा एलिमिनेशन, और इसको क्या कह सकते हैं बताओ? साइक्लिक एलिमिनेशन। आया समझ में आपको? अच्छा, साइक्लिक अल्फा और बीटा के बीच में कभी भी इक्वल चांस हो तो हमेशा क्या किसको कराएंगे बताओ? यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन डोमिनेट ओवर अल्फा। पक्का? अब हम आगे बढ़ें। हमारे अच्छा, आपको ज्यादातर कौन सी एलिमिनेशन नजर आएगा? देखिए, जब बीटा एलिमिनेशन होता है तो एल्कीन या एल्काइन बनता है। बीटा एलिमिनेशन होता है तो क्या बनता है? एल्कीन या एल्काइन बनने के चांसेस होते हैं। तो ज्यादातर जो आपको दिखेंगे वो बीटा एलिमिनेशन ही दिखेंगे, और अल्फा में कार्बन बनता है। तो आपको जो मार्केट में नजर आएंगे ज्यादातर एग्जांपल वो बीटा के या साइक्लिक के नजर आएंगे, और सबसे किसके आते हैं बताओ? बीटा के। अब हम पढ़ेंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन डिफिनेशन बता दो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का। द एलिमिनेशन रिएक्शन इन व्हिच बोथ एलिमिनेटिंग ग्रुप सेपरेटेड फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन, जहां पर आसपास कार्बन से निकलते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग बताओ? तो ये लिखाऊं क्या कि एलिमिनेटिंग ग्रुप या सेपरेटिंग ग्रुप सेपरेटेड फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन? समझ गए ना आप लोग? वो ये लिखाऊं या ग्रुप सेपरेटेड फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन? ओके, ग्रुप सेपरेटेड फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन ये कई प्रकार का होता है। जैसे अगर एडजेसेंट कार्बन से दो हेलोजन बाहर निकलता है, इसके टाइप्स, बीटा एलिमिनेशन के टाइप्स। अगर दो हेलोजन कहीं बाहर निकले तो इस एलिमिनेशन रिएक्शन को हम कहते हैं डी हेलोजनेशन रिएक्शन। क्या नाम देंगे इसका बताओ? अगर मान लो किसी कोई रिएक्शन आपने ऐसा कराया, यहाँ से दोनों हेलोजन बाहर निकले और आपको पता है कि दोनों हेलोजन कैसे निकाल सकते हैं, या मेटल से रिएक्शन करा दें, जिंक, मैग्नीशियम, सोडियम, सिल्वर या NaIAC से रिएक्शन करा दें, ये दोनों हेलोजन बाहर निकल आते हैं, और इस एलिमिनेशन रिएक्शन का नाम क्या होगा? इसे कहेंगे डी हेलोजनेशन रिएक्शन। अच्छा बताओ, ये डी हेलोजनेशन रिएक्शन किस कंपाउंड में होगा और क्या बनाता है? ये एल्काइल हैलाइड में होता है और एल्कीन बनाता है। ये एल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी है, प्लस एल्कीन का क्या हो गया? प्रिपरेशन। पक्का? नेक्स्ट, अगर किसी मॉलिक्यूल में याद रखिएगा, अगर एक कार्बन से हाइड्रोजन निकले और पड़ोसी कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकले, तो इससे H और X अगर बाहर निकले किसी मेथड से, तो उस एलिमिनेशन रिएक्शन को हम कहेंगे डी हाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन। यहाँ पर डी हाइड्रो हेलोजनेशन। ये एलिमिनेशन रिएक्शन किस चैप्टर में पढ़ाया जाना चाहिए? या इस एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? एल्काइल हैलाइड एल्कीन में कन्वर्ट होता है, तो ये एल्कीन का प्रिपरेशन है और साथ में क्या है? एल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी है। समझ में आ गया? नेक्स्ट एलिमिनेशन रिएक्शन है, अगर किसी मॉलिक्यूल में वाटर H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, H2 वाटर, इसको डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं, और इसमें भी एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये ये रिएक्शन है अल्कोहल चैप्टर का, अल्कोहल प्लस एल्कीन का फॉर्मेशन है। इसमें अगर किसी मेथड से H2O बाहर निकालें तो इसे कहेंगे हम लोग डिहाइड्रेशन। ये तीन हमारे सिलेबस में है, तीन हमें जानने हैं। और एक और एलिमिनेशन कभी कभी आपको देखने को मिलेगा पर बहुत रेयर होता है, अगर किसी एलिमिनेशन रिएक्शन में आसपास से दो हाइड्रोजन बाहर निकले कभी, तो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, और दो हाइड्रोजन बाहर निकलने के प्रोसेस को हम कहते हैं, इसे कहेंगे डीहाइड्रोजनेशन। डीहाइड्रोजनेशन, या इसे हम कहेंगे एक प्रकार से ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन। जी, अब हम आपको बता दें कि इसमें ये रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, ये हमारा हो चुका है, हमने अभी जस्ट पीछे देखा था, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी देखा था। ये अगर कहीं पर विसिल डाइहाइड हो उसका रिएक्शन जिंक या मैग्नीशियम, पढ़ा नहीं पढ़ा इसे? हाँ, ये हमने पढ़ लिया, उसके बाद हमने रिएलिमेंट स्टार्ट किया था। ठीक है, अब इस रिएक्शन को पढ़ने के लिए हमें रिएलिमेंट पढ़ना जरूरी था, इसलिए मैंने पहले रिएलिमेंट पढ़ाया और फिर इसके बाद अब इस रिएक्शन को पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये हमारा चलता रहेगा, ये कई चैप्टर में आएगा, ये बार-बार आएगा, हमें ये अभी यहाँ पे कंप्लीट करने हैं, डी हाइड्रो हेलोजनेशन, और क्या पढ़ना है? डीहाइड्रेशन। ठीक है, बस तीन, बस ये तीन आपको जानने। बीटा एलिमिनेशन में तीन रिएक्शंस आपको जानने हैं, तीन रिएक्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, यही आपके सिलेबस में। जी, अभी डिपेंड करता है किस मैकेनिज्म से। अगर ये E1 है, E1 CB है, तो एंटी और सिन दोनों होता है। अगर ये E2 मेथड से होता है तो एंटी एलिमिनेशन होता है। ये हमेशा एंटी एलिमिनेशन होता है, ये ऑलवेज एंटी है, ये दोनों हो सकता है, ये दोनों हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन मैकेनिज्म। तो चलिए अब हम बात करते हैं डीहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन या एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, या इसे एनसीईआरटी में लिखा होगा प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो पढ़ेंगे हम लोग डीहाइड्रो हेलोजनेशन। डीहाइड्रो हेलोजनेशन, देखिए अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन और हेलोजन बाहर निकलता है, अभी भी आपने देखा था, तो इसे हम कहेंगे डीहाइड्रो हेलोजनेशन। ये कब होता है? कंडीशन इसकी कंडीशन कब होती है? कब हाइड्रोजन हेलोजन बाहर निकले? अगर कभी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन बेस के साथ करा दे, किसके साथ करा दे? बेस। ठीक है, और हीट कर दे। कभी भी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन बेस के साथ कराया गया, और मैंने न्यूक्लियोफाइल और बेस में अंतर आपको बताया। अगर कहीं पर बेस लिखा हो तो समझ जाना कि वो यहाँ एलिमिनेशन होगा। याद रखिएगा, ये बेस हमेशा ये बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को चुरा लेगा ऐसे, और अल्फा कार्बन से CH बाहर निकलेगा। यहाँ पर निकलेंगे ये HX, पर निकलेंगे अलग अलग। H निकलेगा किसके साथ? जो है बेस के साथ, और X निकलेगा इस बेस का जो साथी होगा। बेस के साथ जो कोई मेटल साथी होगा ना, जैसे NaOH लेंगे तो Na के साथ निकलेगा, और ये बन जाएगा। निकलेंगे अलग अलग, पर हाँ निकलेंगे H और X, और ये बन जाएगा एल्कीन। और बेस किसको कहते हैं आप बताओ? बेस के एग्जांपल कौन कौन से हैं? बेस, अगर अल्कोहल के साथ A- लिखा हो तो उसको हम बेस कहा जाता है। तो कहीं भी A- लिखा हो विद अल्कोहल, या लिखा हो अल्कोहलिक A-, तो ये बेस होता है। अल्कोहलिक A- लिखा हो या अल्कोहल के साथ और साथ में हीट है, तो कंफर्म एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। 100 डिग्री सेल्सियस ऊपर कभी भी टेंपरेचर है तो कंफर्म क्या होगा? याद रखिएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। इसके एग्जांपल आप जानते हैं, बेस के एग्जांपल यहाँ लिख सकते हैं आप, अल्कोहलिक KOH, यहाँ पर अल्कोहलिक NaOH, अल्कोहलिक KOR, अल्कोहलिक NaOR, है ना। या आप इसे लिख सकते हैं KOH इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, आप लिख सकते हैं NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, NaOR इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। अच्छा, आपको बता दूं, ये इनसे ताकतवर बेस कौन होते हैं? इनसे ताकतवर बेस ऑक्सीजन से ताकतवर नाइट्रोजन के बेस होते हैं। तो अगर ये एलिमिनेशन कराते हैं तो कहीं पर NaNH2 और हीट लिखा है तो वहां भी एलिमिनेशन होगा, याद रखिएगा। कहीं पर ग्रिग्नार्ड एजेंट और हीट लिखा है, MgX कार्बन के बेस है, तो वहां पर भी होगा। जानते हैं आप लोग ना, जो इनसे ताकतवर बेस होंगे वो भी कराएंगे एलिमिनेशन। ओके, एक्सेट्रा।
और याद रखना जिस बेस का बेसिसिटी बढ़ेगा वो एलिमिनेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाता रहेगा। अच्छा, जहां भी जिस भी एटम पर माइनस चार्ज होता है उसका नेचर बेसिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों होता है। जहां भी एलिमिनेशन होता है वहां पर थोड़ी बहुत मात्रा सब्स्टिट्यूशन वाला भी बनता है, एनएसआर भी बनता है, जानते हैं आप लोग ना। जहां भी एलिमिनेशन हो थोड़ी बहुत मात्रा वहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला भी बनता है, इस बात को याद रखना। इसमें थोड़ी बहुत मात्रा इसके SN1 SN2 प्रोडक्ट भी बनेंगे। अब चलो इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका एग्जांपल पहले देख लेते हैं। हां, La NaH भी कर सकता है। देखो जितना साइज बढ़ती है बेसिक नेचर उतना बढ़ता है। न्यूक्लियोफिलिक नेचर क्या होता है, घटता है, क्योंकि H+ चुराना आसान होता है जी। LaH भी कर सकता है, NaH भी कर सकता है। जितना बड़ा साइज बढ़ाएंगे, याद रखिएगा, हीट लिखेंगे आप। जैसे मैं आपसे एक सवाल करूं, MEO-, ETO-, आइसोप्रोपॉक्साइड, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, तो उसमें बेसिक नेचर क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट द्वारा ऊपर से नीचे अगर हम आएंगे तो ये सब प्लस आई ग्रुप अटैच। कौन सा ग्रुप अटैच है, प्लस आई। तो ऊपर से नीचे आने पर बेसिक नेचर बढ़ता है, स्टीरिक हिंड्रेंस भी बढ़ता है, साथ में प्लस आई नेचर भी बढ़ता है। तो एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट यहाँ पर ज्यादा मात्रा में होगा, यहाँ भी एलिमिनेशन होगा, पर एलिमिनेशन वाला जो प्रोडक्ट का परसेंटेज क्या होगा, कम होगा। साइज बढ़ने पर बेसिक नेचर क्या होता है, बढ़ता है। आगे हम आगे और भी एग्जांपल, कई सारे एग्जांपल करेंगे जी। क्या चीज, एल्कीन के साथ वो NaNH2 नहीं होता, वो Na और सोडियम लिक्विड अमोनिया होता है, सोडियम अमोनिया होता है। ये NaNH2 है, वो सोडियम अमोनिया था। हाँ हाँ, वो अलग है, वो अलग एग्जांपल, बर्च रिडक्शन अलग है। ये NaNH2 बेस है, ठीक है। एक्चुअली क्या चीज ये नहीं बनाता एक्चुअली, वो अब आगे उसमें बताएंगे, वो सोडियम के इलेक्ट्रॉन के अब आगे बताएंगे क्यों रिएक्शंस नहीं होता उनके बीच में। चलिए पहले इसको लिख लीजिए। अगला अब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी उधर अगर डिस्कस करेंगे तो ये रुक जाएगा। फिर क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, अक्सर यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका रिएक्शन बता दें, अल्कोहलिक केवेज और हीट बना लेंगे आप लोग। अच्छा, अगर हमने यहाँ पर एक्वस लिखा होता तो सारे रिएक्शन क्या हो जाते हैं, SN1 SN2। तो इसमें H और X बाहर निकलेंगे, H और X, लेकिन निकलते अलग अलग हैं। इसमें ये बेस, जो बेस है ये H+ को चुराता है और यहाँ से ये Cl बाहर निकलेगा और इनके बीच में बन जाता है डबल बॉन्ड। इसमें क्या होगा, ये अल्कोहलिक केवेज भैया ये भी है ये। अच्छा एक चीज बताओ, आपके मन में होगा सर इसका अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन तो ज्यादा एसिडिक है, इसको क्यों नहीं चुराता। तो रीजन आपको बताया था मैंने कि अगर अल्फा हाइड्रोजन चोरी होगा तो कार्बन का फॉर्मेशन होगा और बीटा हाइड्रोजन चोरी होगा तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाता है, जिधर एल्कीन बने। ये बताया था ना, आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर यहाँ पर तो आपने यहाँ वाला हाइड्रोजन क्यों नहीं चुराया, ये बेसिक इस हाइड्रोजन को क्यों नहीं चुराया। तो यही रीजन, आगे हम और भी इस पर चर्चा करेंगे। ये बेस ने यहाँ से हाइड्रोजन चोरी किया, ये Cl यहाँ से बाहर निकल गया, ये बन जाएगा प्रोपीन प्लस, यहाँ पर सेम रिएक्शन होगा, यहाँ पर बन जाएगा प्रोपीन, यहाँ पर Cl लिखा है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, साइक्लोपेंटीन। ऐसे और भी रिएक्शंस लिखा जाएगा। यहाँ पे मैं लिखूं NO2 CH2 F, इसका रिएक्शन अल्कोहलिक केवेज के साथ कराएं और हीट करें तो ये बन जाएगा NO2 CH डबल बॉन्ड CH2। पक्का। यहाँ से कौन बाहर निकला, ये OH ने इस H को चुरा लिया और ये F यहाँ से बाहर निकलेगा तो एक तो बन जाएगा वाटर और प्लस क्या बन जाएगा K। अब इसका मैकेनिज्म क्या होगा हम आगे अभी देखेंगे। ऐसे और भी आप देख सकते हैं, जैसे जैसे जिस प्रकार से हेलोजन लिविंग ग्रुप होता है। अब आपने हेलोजन के बारे में तो पढ़ा है, कोई और लिविंग ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है ना तो वो भी इसी प्रकार से निकलता है। जैसे मान लिया यहाँ पर मैंने OAC लगा दिया, OAC अभी एल्काइल हैलाइड नहीं है लेकिन मैं इसमें भी इसी प्रकार से रिएक्शन होता है। तो अगर यहाँ पर एक NO2 हमने लगा दिया है और इसका रिएक्शन करा दिया अल्कोहलिक केवेज से और हीट कर दिया तो ये अल्कोहलिक केवेज होगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन को चुराएगा। तो यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, दो एसिडिक है, दो बीटा कार्बन एटम है और बीटा वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा तो ये OH वाले हाइड्रोजन को चुराएगा और फिर ये OAC यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा प्रोडक्ट। ऐसे कहीं पर टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड का रिएक्शन अगर हम कराते हैं अल्कोहलिक केवेज से करा के हीट करते हैं तो ये OH यहाँ से H उड़ाएगा और इस Cl को निकाल देगा और ये एल्कीन बन जाएगा। अच्छा ठीक इसी प्रकार से जी, अगर हमने ये अब जैसे मान लो कहीं पर दो बीटा कार्बन एटम प्रेजेंट हो, कितने बीटा कार्बन एटम प्रेजेंट हो, दो, तो हाइड्रोजन कौन सा निकलता है जो ज्यादा एसिडिक होता है। जैसे राइट साइड में एक हाइड्रोजन है, ये NO2 से अटैच है, ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है और बीटा डैश वाला हाइड्रोजन कम एसिडिक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में बेस इनिशिएट करता है तो बेस उस हाइड्रोजन को चुराता है जो ज्यादा एसिडिक होता है। आगे हम आपको बता रहे हैं और भी, अब इसमें मैकेनिज्म देखेंगे खुद समझ में आ जाएगा कहां से हाइड्रोजन चुराना। यहाँ पर हमने इथेनॉल ले लिया, इथेनॉल अगर डायरेक्ट इथेनॉल से रिएक्शन करा के हीट कर दे, इथेनॉल के साथ हीट लिखा है तो एलिमिनेशन होगा, याद रखिएगा। और इथेनॉल अगर प्योर लिखा विदाउट हीट तो एलिमिनेशन नहीं होगा। इथेनॉल के साथ हीट लिखा 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेंपरेचर लिखा है तो एलिमिनेशन होगा क्योंकि ये बेसिक नेचर थोड़ा होता है और हीट करने से एलिमिनेशन प्रोडक्ट बढ़ जाता है। लेकिन अगर ये इथेनॉल के साथ हीट न लिखा हो तो एलिमिनेशन नहीं होगा, या किसी के साथ हीट लिखा हो तो उसे कंफर्म हो जाता है कि एलिमिनेशन होगा। हीट कंफर्म कर देता है कि एलिमिनेशन होगा। पक्का बेटा, हीट कंफर्म कर देगा क्या होगा, एलिमिनेशन। ओके, ऐसे और भी आपने देखा था यहाँ पे, ये इथेनॉल था, ये OH- था। इसमें थोड़ी बहुत मात्रा इसकी SN1 की भी बनती है, इसमें थोड़ी बहुत मात्रा ये यहाँ भी अटैक कर देता है, इसमें थोड़ी बहुत मात्रा में यहाँ अटैक करके OH भी बनाता है, इसमें थोड़ी बहुत मात्रा यहाँ F के यहाँ OH भी आ जाता है, लेकिन वो प्रोडक्ट जो होता है वो कम होता है। हर एलिमिनेशन रिएक्शन में थोड़ी सी मात्रा सब्स्टिट्यूशन की बनती है, थोड़ी सी मात्रा इसमें, जैसे यहाँ पर आपने जो बनाया इसमें ये अल्कोहलिक केवेज यही मेजर होगा। कोई भी रिएक्शन कभी भी 100% प्योर नहीं होता, उसमें इंप्योरिटी हमेशा रहती है, जो 50% से ज्यादा हो उसी को हम मेजर बताते हैं। इसमें थोड़ी बहुत मात्रा ये कभी-कभी ये यहाँ अटैक करने के बजाय ये रास्ता भटक जाता है, कहाँ पे, ये यहाँ पे भी अटैक कर देता है और ये इथेनॉल बना देता है। इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, SN प्रोडक्ट। हर रिएक्शन में बनेगा, हर रिएक्शन में बनेगा SN प्रोडक्ट, लेकिन परसेंटेज किसका ज्यादा है बताओ, इसका, इसीलिए हम इसी को लिखते हैं। अगर आपसे पूछे मेजर तो यही बनेगा, पॉसिबल ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल। ऐसे इसमें भी पॉसिबिलिटी क्या होगी, ये OH यहाँ पे जोड़ दो, पॉसिबिलिटी में यहाँ OH जोड़ दो, पॉसिबिलिटी में यहाँ OH जोड़ दो, समझ आ गया बेटा। चलो अब मैं समय लिखूं या आप समझ गए इसको। इन एवरी एलिमिनेशन रिएक्शन a few amount of substituted product also form and in every substituted product a few amount of क्या लिखते हैं बताओ, eliminated product में also form।
क्या चीज? अगर आपने यहाँ पर एल्कोहलिक केवेज के बजाय हमने यहाँ एक्वस केवेज ले लें और हीट न लिखें, तब वहां पर हम ये वाला मेजर बता दें। बस इतना अंतर है, एल्कोहलिक और हीट हो तो ये मेजर कर दिएगा, या एक्वस हो और तो ये कर दिएगा। अच्छा यहाँ पर एल्कोहलिक और एक्वस ना मेंशन हो, केवेज के साथ हीट मेंशन हो, तो 100, जहां हीट हो वहां पर एल्कीन मेजर होगा। क्योंकि हीट जब हम देते हैं तो लीच एटलस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन सिस्टम अपने आप को उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर लेता है जिससे उस हीट का प्रभाव खत्म हो जाए। तो अब इसका मतलब एल्कीन का फॉर्मेशन बढ़ जाता है। चलो अब ये रिएक्शन होता कैसे है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, यहाँ से ये निकलता कैसे? आप मुझे बताओ, अगर आप साइंटिस्ट होते तो आपके मन में क्या ख्याल आता, ये कितने तरीके से हो सकता है? भाई यहाँ से H और X बाहर निकल रहे हैं, तो तीन ऑप्शन है कि नहीं निकलने के? भाई एक तो ये तरीका है कि पहले हेलोजन निकल गया होगा, ये हेलोजन निकल गया होगा, यहाँ पर प्लस आ गया होगा और फिर बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन चला गया होगा। एक तो ये रास्ता हुआ, इसी को फ्यूचर में इवन कहा जाता है। क्या कहते हैं? इवन, SN1 जैसा जो फीलिंग आता है। एक तो ये रास्ता है कि नहीं, ये पहले H निकल गया होगा, बेस ने पहले इस H को चुरा लिया होगा, यहाँ माइनस आया होगा, उससे धक्का खा के हेलोजन निकला होगा। एक तो ये रास्ता हो गया। तो दूसरा रास्ता, इसी को इवन CB कहा जाता है, क्योंकि जब किसी, अभी हम आगे बताएंगे, जब किसी से हाइड्रोजन निकालते हैं तो वो मॉलिक्यूल एसिड होता है और जो एनायन बनता है उसको कॉन्जुगेट बेस करेंगे। तो पहले H निकालेंगे तो क्या बनेगा? एनायन आएगा जिसका नाम होगा कॉन्जुगेट बेस। अच्छा दोनों साथ में निकले तो उसको क्या कहा जाता है बताओ? E2। तो ये तीन ऑप्शंस हैं निकलने के, पहले X निकले बाद में H तो इवन, पहले H निकले बाद में X तो इवन CB, और दोनों संग संग निकले तो क्या होगा? E2। ये आप जानते हैं, पर आपको अब अपना दिमाग लगा के अंदाज लगाना है कि कहां इवन होगा, कहां E2 होगा और कहां पर इवन CB होगा। ये अब इसका इवन क्यों कहते हैं ये मैं यहाँ पे लिखा मैकेनिज्म। ये रिएक्शन इवन मेथड से होगा या E2 मेथड से होगा या इवन CB से होगा, ये आपको बताना है। जैसे यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप अटैच, ये लिविंग ग्रुप, अगर ये लिविंग ग्रुप आपने सॉल्वेंट में, कुछ सॉल्वेंट ऐसे होते हैं जो कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच के बॉन्ड को तोड़ देते हैं, जैसे पोलोप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, इन बॉन्ड को क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। इसको आपने सॉल्वेंट में डिप किया और ये बॉन्ड टूट के भाग गया, या कार्बन में कौन सा चार्ज आ गया? प्लस आ गया, और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ का हाइड्रोजन बेस ने चुरा लिया, ये वाले हाइड्रोजन को चोरी किया, फिर यहाँ पर माइनस आया और माइनस प्लस मिलकर क्या किया? बॉन्ड बना लिया। तो इस मैकेनिज्म को इवन कहा जाता है, क्योंकि इस मैकेनिज्म में जो स्लो स्टेप होता है वो पहला स्टेप होता है जिसमें ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल के केटान इंटरमीडिएट बनाता है। तो अब स्लो स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल है, इसलिए इसको इवन कहा जाता है। बोलो, या इसका रेट ऑफ रिएक्शन कभी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, स्लो स्टेप में जो रिएक्टेंट होता है उसी का मोलर कंसंट्रेशन तो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करता है। तो स्लो स्टेप यही है ना, तो इसका रेट एक्सप्रेशन जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ दिस कंपाउंड। तो अगर एक ही मॉलिक्यूल पर रेट डिपेंड करेगा तो उसको यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। समझ में आ गया? वन मतलब यूनिमॉलिक्यूलर हो गया। बोलो बेटा। अच्छा मान लिया कुछ ऐसा हो कि ये, इसको हमने सॉल्वेंट में डिप किया और ये हेलोजन नहीं निकला, परंतु यहाँ पर मोहल्ले में बेस कुछ ऐसे थे जो ताकतवर थे, उन्होंने पहले इस H को यहाँ से छीन लिया, ये H यहाँ से निकल गया, तो उस केस में क्या बन जाएगा? कार्बन आयन बन जाता है। कार्बन आयन फिर इसके बाद फिर यहाँ से X माइनस निकले, ये माइनस के रिपल्सन से X माइनस निकले और एल्कीन बने। तो ऐसा अगर मैकेनिज्म हो तो इसमें ये एनायन बनता है, कॉन्जुगेट बेस बनता है, ये भी यूनिमॉलिक्यूलर होता है, परंतु इसमें कॉन्जुगेट बेस बनने की वजह से इसको क्या कहते हैं? CB लगा देते हैं। ये भी इवन है, ये भी इवन है, दोनों में अंतर कैसे करें? उसके साथ हमने CB लगा दिया, तो इसका रिएक्शन हो गया यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। अभी मैं आगे फुल फॉर्म लिखूंगा इसका, इवन CB। अच्छा इवन कितने स्टेप प्रोसेस है? ये 2 स्टेप प्रोसेस है, ये भी 2 स्टेप प्रोसेस है। इसका रेट ऑफ रिएक्शन कहां से डिसाइड होता है? यहाँ से डिसाइड होता है। ये प्रैक्टिकली डिसाइड किया जा चुका है और हम अंदाज लगा सकते हैं। कैसे अंदाज लगाते हैं? कि एक बहुत ही स्टेबल कंपाउंड एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हुआ है जिसका ऑक्टेट अधूरा है, तो ये वाला प्रोसेस स्लो होना चाहिए। इसमें इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है, तो ये वाला प्रोसेस क्या होता है? फास्ट। और जो स्लो स्टेप होता है वहीं से रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ से लिखा जाता है। इसके रेट ऑफ रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल आता है, जिसकी मॉलिक्यूलरिटी एक होती है, ऑर्डर भी 1 होता है, इसीलिए इसका सिंबल होता है इवन रिएक्शन, मतलब यूनिमॉलिक्यूलर वाला एलिमिनेशन रिएक्शन। एक मॉलिक्यूलरिटी वाला एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब एक मॉलिक्यूलरिटी वाला वही होगा जो 2 स्टेप प्रोसेस है, पहले लिविंग ग्रुप निकलेगा, केटायन बनेगा और फिर हाइड्रोजन सेकंड स्टेप में निकलेंगे। व्हाट इज इवन CB रिएक्शन? अगर हम आपसे बात करें, नेक्स्ट ये इवन हो गया, अगला हम बात करते हैं अच्छा इवन CB क्या होगा? इसको इवन कहते हैं। इसको क्या कहेंगे जल्दी से बताओ? यहाँ पर ये कौन सा मैकेनिज्म है? ये इवन CB। व्हाट इज E2? अगर कभी ऐसा हो जैसे 1 माइक्रोसेकंड पहले X बाहर निकल जाए और ये X से पहले H बाहर निकल जाए तो इवन CB हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा हो जाए कि ये इसको सॉल्वेंट में हमने डाला और ये वाला H बाहर नहीं निकला, साथ में बेस हाइड्रोजन चुराना शुरू कर दिया, तो हाइड्रोजन जब चोरी करेगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन माइनस नीचे की तरफ आएगा क्योंकि H इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन से रिपेल्ड होकर अगर ये हाइड्रोजन बाहर भाग जाए और ये काम एक साथ हो, एक झटके में बेस आए हाइड्रोजन को चुराए, सेम टाइम पे ये लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाए और ये एक झटके में रिएक्शन हो जाए, तो इसको कहा जाता है E2 रिएक्शन। क्या कहेंगे बेटा? E2 रिएक्शन। इसे E2 रिएक्शन कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं बेटा? E2। तो अगर एक स्टेप 1 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाए बेटा तो ये कहलाएगा आपका E2 रिएक्शन कहलाएगा। अब क्यों E2 कहेंगे? क्योंकि एक ही स्टेप में हुआ, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन में इसके दोनों मॉलिक्यूल लिखने पड़ेंगे हमें, तो क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? 2 होगी, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? जो E2 रिएक्शन कहते हैं। पक्का जान गए आप लोग? ओके। अच्छा इसका सिंबल E2 हो गया और ये 1 स्टेप प्रोसेस है। जो E2 रिएक्शन होता है वो सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट से होता है और इवन रिएक्शन में इंटरमीडिएट प्लस ट्रांजिशन स्टेट दोनों बनता है। जैसे इसमें पहले ये इंटरमीडिएट बना होगा और फिर इनके बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बना होगा, फिर इनके बीच में एक तो इवन रिएक्शन में 2 ट्रांजिशन स्टेट, एक इंटरमीडिएट, इवन CB में एक इंटरमीडिएट 2 ट्रांजिशन स्टेट, लेकिन ये विदाउट इंटरमीडिएट डायरेक्ट ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू रिएक्शन हो जाता है। पक्का। अच्छा अगर हम आपसे बात करें यहाँ से ध्यान से देखिएगा तो हाँ, इसमें बेस वेट कर रहा है कि हाइड्रोजन और ज्यादा एसिडिक हो तब मैं निकालूं, क्योंकि केटायन के बगल में जो हाइड्रोजन होता है वो हेलोजन के बगल में जो हाइड्रोजन होता है उसके कंपेयर में ज्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल ज्यादा परेशान अपने हाइड्रोजन को भगाने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन अगर भाग जाएगा तो माइनस चार्ज और प्लस चार्ज के बीच में क्या हो जाएगा? तो इस रिएक्शन को फेवर करते हैं वीक बेस। जो वीक बेस जब आप कभी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन वीक बेस से कराते हैं तो वो इस रिएक्शन को फेवर करते हैं, लेकिन यहाँ पर H पहले चुराना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब यहाँ पर जो H की चोरी पहले स्टार्ट हो जाती है, 1 माइक्रोसेकंड पहले हो जाए तो इवन CB और अगर साथ साथ हो तो E2। तो इस रिएक्शन को फेवर करते हैं थोड़ा सा अच्छे बेस जो थोड़ा मॉडरेट बेस होते हैं। हम अंदाज कैसे लगाएंगे? जिनके ऊपर माइनस चार्ज होता है उनको हम अंदाज लगाने के बाद में बोल रहा हूं कैसे अंदाज लगाएंगे। जिनके ऊपर माइनस चार्ज होगा उसको मॉडरेट बेस या स्ट्रांग बेस कह देंगे और जो न्यूट्रल होंगे उनको वीक बेस कहेंगे। तो न्यूट्रल बेस इवन को फेवर करते हैं और नेगेटिव चार्ज वाले E2 या इवन CB को फेवर करते हैं। अच्छा इसमें पहले कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा है, तो जो सॉल्वेंट इस बॉन्ड के टूटने में मदद करेगा वो इवन को फेवर करेगा। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो SN1 को फेवर करते हैं, भाई SN1 टाइप ही तो है, मतलब ये बेस यहाँ से हाइड्रोजन छुड़ाने के बजाय अगर ये इस कार्बन पे जुड़ गया होता तो गेम कुछ और होता, तब तो ये रिएक्शन क्या कहलाता बताओ? ये SN1 हो जाता। ये कौन सा प्रोडक्ट होता बताओ? ये कहलाता है SN1 प्रोडक्ट और ये आपका इवन प्रोडक्ट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 को फेवर करता है तो इवन को कौन फेवर करेगा बताओ? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब अल्कोहल जहां पे जिस सॉल्वेंट में प्रोटॉन हो वो इसको फेवर करता है। वीक बेस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसको फेवर करता है। इसको कौन फेवर करता है? ये बॉन्ड टूटे ना, पहले ना टूटे,
तो जो पहले ना टूटे मतलब सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, पोलर एप्रोटिक होना चाहिए, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इसको फेवर करते हैं। आया समझ में? साथ में स्ट्रॉन्ग बेस इसको फेवर करते हैं। ओके, तो जहां भी माइनस चार्ज देखिएगा आप अंदाज लगाइएगा वहां पर या तो E2 होगा या तो सॉरी E2 होगा या E1 Cb होगा, और जहां भी न्यूट्रल होगा वहां पर आप अंदाज लगाइएगा वो क्या होगा, E1 मैग्नीशियम होने के चांसेस है। एक और बात बताएं, E1 में केटायन बनाना पड़ेगा। E1 में क्या बनाना पड़ेगा, तो जिसमें केटायन होगा स्टेबल वही तो E1 बनाएगा, या जिसका केटायन स्टेबल होगा वही तो केटायन में कन्वर्ट होगा। तो ये E1 रिएक्शन हर एल्काइल हैलाइड नहीं शो करता, ये जनरली 3 डिग्री शो करते हैं। कौन शो करते हैं? 3 डिग्री या कभी-कभी 2 डिग्री भी शो करता है, जिसका केटायन लगभग 3 डिग्री के बराबर स्टेबल हो। जिनके केटायन 3 डिग्री से स्टेबल हो वो E1 रिएक्शन शो करते हैं। 2 डिग्री में भी कभी-कभी कुछ केसेस में हो जाते हैं। तो जनरल एग्जांपल में आपको क्या है कि 2 डिग्री 3 डिग्री होगा मॉलिक्यूल, तो उसमें E1 होने के चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पर केटायन वोटायन से मतलब नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी एल्काइल हैलाइड शो कर सकता है, पर E1 की कंडीशन स्पेसिफिक है। तो E1 होने के लिए बहुत लिमिटेड कंडीशन है, मतलब ये 2 डिग्री 3 डिग्री होना चाहिए, बेस वीक होना चाहिए, सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक होना चाहिए, तभी E1 होगा। अदरवाइज क्या हो जाएंगे E2 या E1 Cb। तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो होते हैं वो E2 या E1 Cb मेथड से होते हैं, ए फ्यू रिएक्शन ही E1 मेथड से होते हैं। चलिए ये सब पॉइंट लिखा गया इसमें, ये कहाँ पे ये गलत लिखा गया, ये साइड इफेक्ट देर रात तक लिखने का इफेक्ट। अच्छा ये पूरा लिख के आपके पास नोट्स में रहे ना, तो इसी चक्कर में पूरा लिखना पड़ रहा है। बाकी ये बेस ठीक है। अच्छा ये लिखा है फेवर्ड, सेम उसी को मैंने छोटा करके यहाँ पे लिख दिया, कॉपी यही रिएक्शन को मैंने यहाँ पे दिखाया, ये सेम रिएक्शन को मैंने वहाँ दिखा दिया ताकि आपको दिखता रहे। तो याद रखिएगा फेवर्ड बाई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इथेनॉल अमोनिया ऐसा क्या है, इसको फेवर करेंगे। फेवर्ड बाई वीक बेस कौन होते हैं, जैसे इथेनॉल होता है, एक वीक बेस नेगेटिव चार्ज भी होता है जिसे कहते हैं HSO4 माइनस। HSO4 माइनस भी वीक बेस होता है, नेगेटिव चार्ज होने के बावजूद भी ये वीक बेस होता है क्योंकि इसका एसिड बहुत अच्छा एसिड होता है, जानते हैं आप लोग ना, ठीक है। अच्छा ये किसको फेवर करता है, फेवर्ड बाई पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट एसीटोन DMF DMSO, फेवर्ड बाई मॉडरेट या स्ट्रॉन्ग बेस जिसमें माइनस चार्ज हो। कैसे पता करेंगे, जहां पे माइनस चार्ज हो, याद रखिएगा जहां माइनस चार्ज हो वहां E2 या E1 Cb होने के चांसेस हैं। तो सेम कंडीशन यहां भी अप्लाई होता है, E2 E1 Cb एकदम एक सेम कंडीशन पे E2 E1 Cb होते हैं, बस फर्क इतना होता है कि कभी-कभी 1 सेकंड ये पीछे निकलता है, बस 1 माइक्रो सेकंड पीछे निकले तो मामला E1 Cb हो जाए, और अगर दोनों संग निकल जाए तो क्या हो जाएगा बताओ, E2। ठीक है, इसमें E1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी किस आधार पे बताएंगे, याद रखिएगा E1 रिएक्शन टोटली कार्बोकेटायन पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो रेडिटरमाइनिंग स्टेप होता है उसमें केटायन बनता है, जिसमें केटायन स्टेबल बनेगा उसमें E1 क्या होगा, तेज होगा, और जो E2 रिएक्शन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा बेटा, E2 रिएक्शन देखो डायरेक्टली एल्कीन बनती है, डायरेक्टली क्या बनती है, एल्कीन, या ये ट्रांजिशन स्टेट बनता है, सिर्फ ये ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो जिसका ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगा उसमें E2 तेज होगा, समझ में आ गया। तो E2 कैसे बताएंगे, देखो मैं आपको बता देता हूं, ट्रांजिशन स्टेट ध्यान से देखिएगा, तो ट्रांजिशन स्टेट अगर आप देखेंगे तो ट्रांजिशन स्टेट में ऐसा दिखेगा, ये इलेक्ट्रॉनिक धारा ना, ये था। अब जब बेस ने यहाँ से हाइड्रोजन चोरी करना स्टार्ट किया, ये इलेक्ट्रॉनिक धारा स्टार्ट हुआ, इससे रिपेल होकर हेलोजन यहाँ पर गया और यहाँ डबल बॉन्ड बनना शुरू होता है। तो आप देखिए इसके स्पेक्ट्रम को, अगर यहाँ जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है तो इसमें आपको अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड दिखेगा, ये एक एल्कीन दिखेगा, यहाँ पर एक एल्कीन दिखेगा। तो जिस मॉलिक्यूल का एल्कीन स्टेबल होता है उसमें E1 E2 तेज होता है, समझ आ गया। तो रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अब मान लो दो जगह एल्कीन बराबर स्टेबल बनती है, दो जगह एल्कीन की स्टेबिलिटी बराबर हो, तो जिसके बीटा कार्बन का एनायन स्टेबल होगा, अर्थात जिसका हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा, ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होने का मतलब यहाँ एनायन स्टेबल है, एनायन स्टेबल होने का मतलब हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। तो नेक्स्ट है रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर ऑफ बीसा हाइड्रोजन, अगर एल्कीन की स्टेबिलिटी एक जैसी हो तो। और नेक्स्ट उसके बाद भी काम नहीं चलता है तो आप बताएंगे कि रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। आखिरी में अगर आपको यूज करें तो कार्बोकेटायन जिसका स्टेबल होगा उसका E2 रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, क्योंकि जो ट्रांजिशन स्टेट देखें उसके अंदर 3 कैरेक्टर है, एल्कीन, अल्फा कार्बन पर केटायन, बीटा कार्बन पर एनायन। ये अल्फा कार्बन है ना, अल्फा पर केटायन और बीटा पर क्या है, एनायन। अच्छा ये रिएक्शन जब होता है तो आप देखिएगा इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है ना, तो रिएक्टेंट पहले इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होता है, तो एक ट्रांजिशन स्टेट और प्लस डायरेक्टली बन जाता है प्रोडक्ट। ऐसे तो E1 रिएक्शन होता है, SN1 ही जैसा तो होता है, SN1 का ग्राफ आप यहाँ बना सकते हैं, यहाँ पर बस एनर्जी थोड़ी सी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ से इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हुआ, सबसे पहले यहाँ इंटरमीडिएट, पहले इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगा और फिर इंटरमीडिएट से एल्कीन में कन्वर्ट, ये E1 रिएक्शन का ग्राफ है। और ये इंटरमीडिएट जिसमें जल्दी बनेगा उसमें E1 तेज होगा, क्योंकि RDS क्या होता है वो यहाँ से लेकर के इस इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ये ट्रांजिशन स्टेट 1 है, ये ट्रांजिशन स्टेट 2, आपको दिख रहा है वो ट्रांजिशन स्टेट, ये इनके बीच का एक ट्रांजिशन स्टेट और इनके बीच का एक ट्रांजिशन स्टेट, ये इंटरमीडिएट है। और ये रिएक्शन का ग्राफ अगर आप कभी बनाएंगे तो इसमें एक झटके में बन जाता है, ये डायरेक्टली एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, ये बिल्कुल सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट जिसमें नीचे होगा ये रिएक्शन फास्ट हो जाए पक्का, और जिसकी एल्कीन स्टेबल होती है उसका ट्रांजिशन स्टेट भी स्टेबल होता है। अच्छा ज्यादा आसान रिएक्शन कौन है, E1 या E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन अगर हम काइनेटिकली देखें, एनर्जेटिकली देखें तो E2 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है पक्का। तो जब कभी आपसे E2 रिएक्शन की स्टेबिलिटी पूछे, रिएक्टिविटी पूछे, तो आप E2 में पहले एल्कीन बना लिया करो, और अगर एल्कीन एक जैसी हो तो बीटा कार्बन का हाइड्रोजन देख लो, अगर वो भी ठीक है तो आप अल्फा कार्बन का केटायन देख लो, ठीक है। और E1 Cb में इसी के जैसे होता है, लेकिन वहां पहले एनायन देखेंगे। E1 Cb में जिसका एनायन स्टेबल होता है उसमें रिएक्शन क्या होती है, फास्ट, उसके बाद एल्कीन की स्टेबिलिटी देख लो पक्का। ये हमेशा प्रोडक्ट की एनर्जी इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि ये जो सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं यहाँ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना, तो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड है, यहाँ पर एल्काइल हैलाइड है, यहाँ पर एल्कीन, और एल्कीन में पाई बॉन्ड होता है तो इसलिए उसकी एनर्जी ज्यादा, इसलिए तो ये इतनी एनर्जी आप बाहर से सप्लाई करेंगे तब तो रिएक्शन जाके होता है, इसलिए तो आपको हीट करना पड़ता है, इतनी एनर्जी मिलेगी तो यहाँ पर पहुंच जाएगा। क्या चीज, केटायन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्व लेंगे तो केटायन बन जाएगा, और केटायन बनते ही क्या होने के चांसेस है, सीधे मतलब केटायन बना तो E1 बन गया, केटायन बचाओ, बस केटायन बनने से बचा लो तो वो या तो E2 होगा या E1 Cb होगा। क्या चीज, हाँ कह सकते हैं आप। अच्छा कुछ कैरेक्टर स्टेप में, ये 2 स्टेप है, वो 2 स्टेप है, इसमें एक इंटरमीडिएट होगा और क्या चीज, हाँ वो भी पोलर एप्रोटिक होगा, उसमें एक इंटरमीडिएट, दो ट्रांजिशन स्टेट, इसमें एक इंटरमीडिएट, दो, इनके ग्राफ एक जैसे बनेंगे। ओके तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई। चलो जल्दी से बढ़ते हैं, अब आपसे पूछा जाए इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स E1 रिएक्शन पूछा जाए, बता दो तो आप इसका केटायन बनाएंगे, वो SN1 वाला ऑर्डर बता दो सीधा सीधा, तो आंसर हो जाएगा ABC, लिखा भी है इसमें, लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, ठीक है। अच्छा आपसे पूछा जाए कि सेम रिएक्शन E2 रिएक्शन के प्रति, अगर E2 रिएक्शन के प्रति पूछा जाए तो
E2 रिएक्शन के प्रति पूछा जाए तो कैसे बताएंगे? आपको इसका एल्कीन बनाना पड़ेगा। ये एल्कीन, एल्कीन क्या करेंगे आप? ये अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन है, तो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बना दो। ठीक है, यहां पर अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बना दो, या अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बना दो। अब मुझे बताओ कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी? इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा, यहाँ अल्फा एच कितने हैं जल्दी से बताओ? 6, यहाँ अल्फा एच 3 और यहाँ अल्फा एच 0, तो ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन होगी? ये वाली कम, ये वाली और कम। आया समझ में बात? ओके, तो कंडीशन आगे मैसेज, धन्यवाद। 5 बजे का मैसेज आ गया, अच्छा ठीक है 5 से। अच्छा आइडेंटिफिकेशन, एक्चुअली अब हमारे पास समय से 15-20 दिन का है, तो 20 दिन में कोर्सेज क्या करने हैं हमें? खत्म कर लेने हैं, 28 तक कोर्सेज खत्म कर लेने हैं। इसके बाद जो भी डाउट है, अच्छा ऐसा नहीं समझ के खत्म करने, कुछ भी छोड़ना नहीं है। एक्चुअली हम अगर आपको सिलेक्शन भर का पढ़ाना हो तो हम वो तो बहुत जल्दी खत्म कर, हमें डर सिर्फ इस बात का है कि ऑर्गेनिक का एक भी सवाल गलत हो गया तो 5 नंबर हमारे कट जाएंगे। हमारा डर सिर्फ वो एक सवाल गलत ना हो बस, क्योंकि जब गेम 720 का होता है ना तो फिर वो एक सवाल बहुत कीमती होता है। हम आपको एक सवाल के लिए इतना डेप्थ में पढ़ा रहे हैं, बाकी सिलेक्शन जिसको लेना है ना वो इससे कम में भी काम चला सकता है, ट्रिक से भी काम चला सकता है। अगर उसके एक आध दो गलत 650 नंबर भी आ गए तो भी तो मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर एक सवाल से अगर ऑर्गेनिक में गलत हो गया तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, मैं अपने आप को फिर माफ नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो डेप्थ पढ़ा रहा हूँ ये पूरा इसमें, और ये एग्जाम में आता है और इस बार आ सकता है। ये मत कहना कि पिछले साल के पेपर को देखो, पिछले 2 साल कोरोना का प्रॉब्लम था जिसकी वजह से पेपर आसान पूछा गया था, इस साल भी आसान होगा ये गारंटी नहीं है। इस बार पेपर में 2-3 सवाल ऐसे होने चाहिए हर सब्जेक्ट के कि हर बच्चा न कर पाए, तो हमें गेम उसी का है, बाकी तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अच्छा इसका ये मतलब नहीं है कि जो सिलेक्शन के बाहर है वो सेलेक्ट कैसे हो, वो ये पढ़ेंगे तो उनको सिलेक्शन तो 100% मिलेगा। कुछ बच्चे चाहते हैं कुछ जादू हो जाए, वो नहीं हो पाएगा। बाकी अगर हमारे पास क्लियर कट बैच हो कि भैया ये हमें सिर्फ सेलेक्ट कराना है, तो उसमें एक भी बच्चा उदास नहीं बैठता, हमें पता ही नहीं ये बच्चा सेलेक्ट हो चुका है, इसे रैंक देना, बस इसे कुछ नहीं करना, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है एक सेलेक्ट नहीं हो रहा है उसको सेलेक्ट कराना है, और एक सेलेक्ट हो चुका है उसको रैंक देना, तो कैसे दोनों को मैनेज करें? इसे आपको मेहनत करना पड़ेगा। ओके, आइडेंटिफिकेशन, बैच सेपरेशन जल्दी होगा अब क्योंकि कोर्स हो चुका है, सब लोग बिजी है, नहीं तो ये अब तक सेपरेशन हो गया होता, मतलब ये बैच सेपरेट हो गया होता। हमने ये प्रपोजल बहुत पहले रख दिया था बैच सेपरेशन का, लेकिन अब वो अभी इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा क्योंकि सारे कोर्सेज नहीं हो चुके। लेकिन जैसे आपके फरवरी में कोर्सेज खत्म होंगे ये बैच आपके सेपरेट हो जाएंगे। कोर्स खत्म होने के बाद 2 बैचेस बनेंगे, एक बैचेस अलग बैठेगा लेकिन उससे पहले कोर्स खत्म होगा। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ये प्लान हो चुका है, क्योंकि फिर हमें 2 थिंग कैसे करें, E1 है E2 है। अब देखो E1 होने के लिए केटायन स्टेबल होना चाहिए, अर्थात 1 डिग्री में तो E1 नहीं होगा, जहां SN1 होगा, जहां SN1 वाला माहौल होगा वहीं E1 हो सकता है। बोलो तो SN1 वाला माहौल हो बस बेसिक हो और हीट हो, तो SN1 मतलब 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो तो E1 होगा, बाकी 1 डिग्री में नहीं होगा। और बेस क्या होना चाहिए? न्यूट्रल, जिसमें नेगेटिव चार्ज ना हो, या वीक बेस होना चाहिए, वीक बेस। ये वीक बेस लिखा चढ़ गई है ना। अच्छा ऐसा नहीं बेटा कि हम आपके बैचेस को सेपरेट करके हम आपके साथ इंजस्टिस करना चाहते नहीं, जो सेलेक्ट नहीं हो रहा है उसे पहले सेलेक्ट कराएंगे, क्योंकि डॉक्टर कहीं से भी बन जाओ पैसा तो कमाई लोगे। अब आगे फ्यूचर में कौन कितना कमाएगा ये सिर्फ रैंक पर डिपेंड नहीं करता, हो सकता है कि किसी की रैंक पहली आई हो, किसी की रैंक 10वीं आई हो, किसी की 100वीं आई हो, 100 रैंक वाला ज्यादा पैसा कमा रहा हो, किसी की रैंक 4000 आई हो उसको ज्यादा पैसा कमा रहा हो। आगे फ्यूचर में आपकी प्रैक्टिस और आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि कितने आप ईमानदार अपनी पढ़ाई को प्रति है। मेडिकल कॉलेज में कितनी ईमानदार आप हैं, आपको यहाँ तैयारी क्यों कराई जाती है? मेडिकल कॉलेज में जाएंगे ना इससे टफ पढ़ाई वहाँ पे होने वाली, यहाँ तो बस एक झलक है, असली लड़ाई वहाँ होती है। आईटी वगैरह में तो आईटी वाले बच्चे मतलब फेल हो जाते हैं कई सालों तक, ये वीक बेस है। ठीक है, वीक बेस जैसे SO4-। ठीक है, अच्छा आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? देखो 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल होगा, ये न्यूट्रल बेस होगा, जैसे इथेनॉल, न्यूट्रल बेस में क्या ले लें हम लोग? इथेनॉल, तो समझ जाओ वहां पे E1 होगा। अच्छा E2 कब होगा? E2 सब में होता है 1 डिग्री 2 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर केटायन का कोई लेना देना, यहाँ पर सिर्फ बेस का लेना देना, किसका है? बेस और सॉल्वेंट। तो E2 1 डिग्री में भी हो सकता है, 2 डिग्री में भी हो सकता है, 3 डिग्री में भी हो सकता है। अच्छा बेस शुड बी मॉडरेट या स्ट्रांग होना चाहिए, बेस क्या होना चाहिए? जो है मॉडरेट या स्ट्रांग। कैसे पता चलेंगे? नेगेटिवली चार्ज बेस होना चाहिए। E1 CB और E2 में समानता होती है, बस एक फर्क होता है, जो E2 की कंडीशन है वो तो यहाँ है ही। अगर E2 की कंडीशन में बीटा कार्बन पर एक चीज और आ जाए, -M-H-, बीटा कार्बन पर -M-H-, तो उसका हाइड्रोजन बहुत एसिडिक हो जाता है और लिविंग ग्रुप पुअर लिविंग ग्रुप हो जाए। ये 2 लिविंग ग्रुप याद करना, F और OAC, ये 2 लिविंग ग्रुप को याद रखना। अगर लिविंग ग्रुप आपका कौन सा है? ये F और OAC हो, जिसे पुअर लिविंग ग्रुप कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? पुअर लिविंग ग्रुप हो, और साथ में बीटा कार्बन पे -M-H- हो, तो वहां पर E1 CB होगा। मतलब E2 वाली कंडीशन सब कुछ सेम है, बस फर्क है कि बीटा कार्बन पर NO2 अटैच कर दो, ये अल्फा कार्बन पर यहाँ पर F लगा दो। ये आया समझ में आपको? ओके, तो ये हाँ बस हो चुका है बेटा। हाँ मिथेनॉल वीक बेस, इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, सारे अल्कोहल, सिंपल अल्कोहल। लेकिन हाँ इथेनॉल इज बेटर बेस देन मिथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल इज बेटर देन इथेनॉल, टर्सरीब्यूटेनॉल इज मोर बेटर। तो जितना ब्रांचिंग बढ़ाएंगे बेसिसिटी और बढ़ेगी और इवन प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, क्योंकि इस रिएक्शन में E1 भी बनेगा और SN1 भी बनेगा। तो मिथेनॉल में E1 SN1 में ज्यादा अंतर नहीं होगा, इथेनॉल E1 SN1 में ज्यादा अंतर होगा। प्रोपेनॉल बेसिक नेचर बढ़ाएंगे तो SN1 E1 के बीच में अंतर बढ़ता जाएगा। आगे हम कंपेयर करेंगे। चलो हाँ हाई टेम्परेचर, सॉरी हाँ वाटर भी करा सकता है, पर बहुत वीक बेस होता है, हाइड्रोजन होता है ना वहाँ पे, बहुत वीक बेस। वाटर भी कराता है E1, अगर आप बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट कर देते हैं, टर्सरीब्यूटाइल क्लोराइड के साथ वाटर के साथ हीट करते हैं तो वहाँ भी हो सकता है। हीट कहीं हो ना तो हीट E1 को प्रमोट करता है, पर आपसे बहुत कंफ्यूज नहीं कराएगा एग्जाम में, आपको क्लियर कट देगा कि आपको क्या करना है। हाँ तो नहीं होगा, दोनों होना जरूरी। कहाँ पे? बस उसी में दिखा रहा हूँ मैं आपको, बस वही दिखा रहा हूँ। आगे बढ़े हम लोग। अच्छा E2 और E1 CB में समानता, अंतर कैसे करेंगे? बीटा कार्बन पे -M-, हो, अल्फा कार्बन क्या हो जो है ये कोई पुअर लिविंग ग्रुप हो, F और OAC, तो कंफर्म 100% यहाँ पर क्या होगा आपका E1 CB होगा। देखो मैकेनिज्म अंदाज होता है, मैकेनिज्म क्या होता है? अंदाज होता है, और कभी-कभी आपके टेम्परेचर के ऊपर भी बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं और बहुत ज्यादा आपसे डीप में जाके नहीं पूछेगा एग्जाम। जैसे मैं आपसे सवाल करूं इसमें, सिंपल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, सिंपल इतना ही लेवल आपको जानना है। पहला, इसमें क्या बनेगा, क्या मेजर होगा और क्या मैकेनिज्म होगा। तो इसमें क्या मैकेनिज्म होने के चांसेस हैं? देखो बेस, देखो कभी भी बेस पर माइनस चार्ज देखो तो E2 या E1 CB होगा, और E2 और E1 CB के बीच में अंतर बेस पे नेगेटिव चार्ज, तो समझ जाना या तो E2 या E1 CB। ठीक है, बेस न्यूट्रल विद हीट, तो यहाँ पर क्या होने के चांसेस है? E1। और
पक्का। नेगेटिव चार्ज बेस विथ हीट, तो याद रखना ये दोनों। अब E2 E1 Cv के बीच में अंतर मैं बता चुका हूं। यहां पर बेस क्या है मुझे बताओ कि OH का OH माइनस क्या है, नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा E2 या E1 Cv, लेकिन E1 Cv की शर्त यहां पर नहीं है, ये अल्फा कार्बन है ये बीटा कार्बन। आगे बढ़ो नेक्स्ट, ये अल्फा कार्बन पर Cl है, बीटा कार्बन पर प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी कौन सा मैग्नीशियम होगा E2। यहां पर बताओ ये अल्फा कार्बन है ये बीटा कार्बन है, तो यहां पर क्या होगा E2, यहां पर कौन सा कार्बन बताओ ये E2, इसमें क्या मैग्नीशियम होगा। अब OH माइनस है तो E2 या E1 Cv होगा, परंतु ये बीटा कार्बन पर NO2 हमने अटैच कर दिया और ये F अटैच है, ये F2 लिविंग ग्रुप है, यहां पर पक्का 100% E1 Cv होगा। ठीक है, अब मैं बोलूं इसका मैग्नीशियम लिखो तो आप क्या करिएगा, पहले बेस द्वारा इसका H हटा दीजिएगा और सेकंड स्टेप में F निकाल दीजिएगा। इसमें बताओ क्या करेंगे, ये OAC है, ये पूरा लिविंग ग्रुप है, तो ये भी क्या होगा E1 Cv। ये पर बताओ इसमें क्या होगा, ये अल्फा कार्बन पे सामान्य लिविंग ग्रुप, ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा बेटा E2, ये न्यूट्रल बेस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जल्दी से बता दो E1 पक्का। तो मेरे ख्याल से ये आपको मैग्नीशियम आ गया। अब कोई पूछे इसका मैग्नीशियम बनाओ तो इसको इसका Cl हटा के केटायन बना के ये बेस यहाँ से निकाल देना। इसका मैग्नीशियम बताओ तो बेस यहाँ से पहले H हो जाएगा, उसी वक्त ट्रांजिशन स्टेट बना के Cl निकाल देंगे। इसी के साथ आपका ये E1 E2 और E1 Cv मैग्नीशियम समाप्त हुआ। अब हम शाम को पढ़ेंगे क्या ये 3 डिग्री आराम से इधर ये देखो। हाँ बताओ बेटा 3 डिग्री कार्बन पे हाँ और एक्वस KOH होगा तो उसमें SN1 बनेगा और एल्कीन भी बनेगा, E1 भी बनेगा और SN1 भी बनेगा। SN1 का परसेंटेज ज्यादा होता है 56% या 55% के आसपास होता है और 46% के आसपास होता है आपका E2। अगर पानी ले लेंगे तो SN1 का परसेंटेज 10% 8% ज्यादा होता है E1 जहां भी हीट लिखा हो समझिएगा वहां एलिमिनेशन का परसेंटेज थोड़ा ज्यादा हो जाता है, और जहां हीट ना लिखा अगर इनके बीच में अंतर करेंगे आप बेसिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी एक जैसी होगी तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट में ज्यादा अंतर नहीं होगा। आगे बढ़े चलो अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट, चाहे E1 हो चाहे E2 हो चाहे E1 Cv हो, इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ओरिएंटेशन इन एलिमिनेशन, यहां से हमें पढ़ना है ओरिएंटेशन इन एलिमिनेशन शाम को। ठीक है कितने पेज इसमें कितने हैं